स्टूडेंट्स, आज हम लोग इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इम्यूनोलॉजी हम लाइन से पढ़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे। मैं A to Z पूरा इम्यूनोलॉजी कवर करूंगी अपने वीडियोस में और आप लोग इसको रेगुलर वॉच करेंगे और इसके नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है। इम्यूनोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जिसको कह सकते हैं इमर्जिंग टॉपिक है। ठीक है, इसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इम्यूनोलॉजी को समझ लेते हैं तो आपको माइक्रोबायोलॉजी, डिजीज़ रेजिस्टेंस मैकेनिज़्म, किस तरह से बॉडी हमारी कंट्रोल करती है बाहर से कुछ भी अंदर ना जा पाए, या बाहर के फॉरेन सब्सटेंस अंदर चले भी जाते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है या जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो किस तरह से हमारी बॉडी क्या ऐसा करती है कि वो उसको ख़त्म करने के बारे में सोचती है, ख़त्म कर देती है। पहली बात तो अंदर घुसने ही नहीं देती, पूरी कोशिश करती है कि वो अंदर घुसने ना पाए। ठीक है, तो किस तरह से हमारी बॉडी इन फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करती है, यही हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक इम्यूनिटी और उसके टाइप्स पे बेस्ड है। इम्यूनिटी और उसके टाइप्स हम आज देखेंगे और उसके बाद फिर आगे अपने सब्सीक्वेंट क्लासेस में आगे भी पढ़ते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप। ठीक है, सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। इसमें डेफिनेशन होगी इम्यूनिटी की, इम्यूनोलॉजी की, और इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इम्यूनोलॉजी देखिए, पहला जो इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, पहला इम्पॉर्टेंट ये इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन है। इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। सिंपल डेफिनेशन, इम्यून सिस्टम की जो स्टडी है उसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम क्या है इसके बारे में फिर आगे लिखा हुआ है, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, ये पहली बात हो गई, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन और प्रोवाइड अस इम्यूनिटी। सबसे पहले तो हमने देखा कि इम्यूनोलॉजी है क्या। इम्यून सिस्टम की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं, सबसे सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम क्या होता है उसी के आगे लिखा हुआ है कि विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसको हम और किस तरीके से कह सकते हैं कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इम्यूनोलॉजी, जो इम्यून सिस्टम की स्टडी होती है, जो हमें इन्फेक्शन से बचाती है या हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी क्या होती है बॉडी की, ये भी हम समझ लेते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, इम्यूनिटी एक तरह की एबिलिटी है। देखिए, मैंने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन जो हो सकती थी उसको लिखा हुआ है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए और समझ में भी आ जाए। इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी एक तरह की एबिलिटी है हमारी बॉडी की, जिसमें वो फॉरेन सब्सटेंस को अंदर जाने से प्रिवेंट करती है। ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस क्या होते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, टॉक्सिक सब्सटेंस हो, या कोई भी ऐसे पार्टिकल्स हो, बाहर प्रोटीन्स हो जो बाहर से अंदर जा रहे हैं, हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं, तो उनको अंदर जाने से बचाती है। ठीक है, और हमारी बॉडी की ये एबिलिटी जो ऐसा कर रही है वही क्या कहलाती है, इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी की डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है कि इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉडीज़ लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस विच एंटर द बॉडी। ठीक है, ये हो गई इम्यूनिटी की डेफिनेशन। अब इम्यूनिटी में होता क्या है ये हम देखेंगे कि इम्यूनिटी में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती। इम्यूनिटी इज़ डन बाय इम्यून सिस्टम विच इज़ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स सच एज बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन एट्सेट्रा। इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए बॉडी में कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन मेन जो हमें पढ़ना होता है वो इन्हीं के आगे पीछे सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। जैसे बोन मैरो हुआ, थाइमस हुआ, स्प्लीन हुआ, ये एक तरह से मेजर ऑर्गन्स हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी इज़ डन बाय इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करती है, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये इम्यून सिस्टम बना किससे होता है, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स का, सच एज बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन एट्सेट्रा। तो ये आप लोगों को इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम, ये सारी चीज़ें अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं।
इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम की स्टडी को कहते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है ये आपने देख लिया। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वही चीज़ इम्यूनिटी हो गई कि इम्यूनिटी क्या हो गई, एबिलिटी हो गई बॉडी की कि हमें बाहर की चीज़ों से बचाए। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजी और इम्यून सिस्टम होता क्या है, ये मैंने आप लोगों को बताया। अब इसके टाइप्स देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में दो टाइप की इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया गया है। पहले इम्यूनिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आज हम इन्नेट इम्यूनिटी पे ही डिस्कस करेंगे। एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बहुत एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे जिससे सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाए और आप लोग नोट्स भी बना सको। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हम हर एक चीज़ को कवर करेंगे। तो आज हम इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी देखिए होती क्या है, आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी। इन्नेट इम्यूनिटी में आया है स्टार्टिंग में इन का मतलब क्या हुआ, अंदर। जो चीज़ हमारे अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हैं और हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट हैं, हम इनको कहीं बाहर से नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज़्म पहले से ही प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। अब पहले से ही प्रेजेंट क्या क्या हो सकता है हमारी बॉडी में, उसको देखिए। इसको 4 तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है इन्नेट इम्यूनिटी में एनाटॉमिकल बैरियर, दूसरा होता है फैगोसिटिक बैरियर, तीसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर और चौथा होता है इन्फ्लेमेटरी बैरियर। ये सारे बैरियर हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन बैरियर्स के द्वारा जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है उसे हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। अब हम इसको एक एक करके इसका पूरा डिटेल में देखेंगे कि ये होते क्या हैं। एनाटॉमिकल बैरियर क्या होते हैं, फैगोसिटिक, फिजियोलॉजिकल और इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स क्या होते हैं, ये देखिए। अब वही हमारी नेक्स्ट स्लाइड में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है कि इन्नेट इम्यूनिटी। सबसे पहले तो हम इन्नेट इम्यूनिटी देख लेते हैं कि इसमें है क्या, इन्नेट इम्यूनिटी होती क्या है। ये नेचुरल और नेटिव इम्यूनिटी है। इन्नेट इम्यूनिटी एक तरह की नेचुरली, क्योंकि पहले से प्रेजेंट है, नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, या इसको नेटिव भी कह सकते हैं। नेटिव का भी वही मतलब हुआ, हमारी बॉडी में जो पहले से ही रह रही है, एक तरह से जो पहले से ही हम कह सकते हैं विद्यमान है इम्यूनिटी, तो वो नेचुरल या नेटिव इम्यूनिटी भी कहलाती है। मतलब इन्नेट इम्यूनिटी का दूसरा नाम नेचुरल या नेटिव इम्यूनिटी भी होता है। ठीक है, अब ये दूसरा पॉइंट देखिए, एग्जिस्ट बिफोर इन्फेक्शन। अब हमारी बॉडी में ये हमने कहा कि पहले से ही प्रेजेंट होती है। पहले से प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, चाहे हमें इन्फेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है, इन्फेक्शन होने के पहले से ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन होने के बाद ये डेवलप होती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये पहले ही इन्फेक्शन होने के पहले से ही हमें प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कैपेबल ऑफ रैपिड रिस्पॉन्स टू माइक्रोब्स, और तीसरी सी क्वालिटी ये होती है कि माइक्रोब से रैपिड रिस्पॉन्स भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो माइक्रोब्स या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है उनके अगेंस्ट में रैपिड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि बहुत सोच समझ के डेवलप किया गया कोई ऐसा रिस्पॉन्स है, वैसा नहीं होता। ये तुरंत मतलब एक तरह से क्विक एक्शन लेती है। तो पहला क्या हो गया, एक तो ये पहले से प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, नेचुरल टाइप की होती है, इन्फेक्शन के पहले से ही प्रेजेंट होती है और बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होता है। तुरंत जैसे ही इन्फेक्शन हुआ नहीं कि ये अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। फिर इसमें बताया गया है कि 4 टाइप के इसमें होते हैं इसके पार्ट। सबसे पहले तो होते हैं एनाटॉमिकल बैरियर, दूसरे फैगोसिटिक, तीसरे फिजियोलॉजिकल और चौथे इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स। तो एक एक करके इनको देखते चलिए होते क्या हैं। सबसे पहले होते हैं एनाटॉमिकल बैरियर्स। एनाटॉमिकल बैरियर्स, एनाटॉमी जैसे हमारी बॉडी बनी हुई है, एनाटॉमिकल बैरियर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है स्किन। अच्छा, हमारी एक तरह से हम कहें अगर हमारी आउटर कवरिंग देखी जाए, एनाटॉमिकल बैरियर में 2 तरह की चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। पहला तो स्किन है और दूसरा क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो हमारी बॉडी की जो आउटर कवरिंग है जिसको हम लोग कहते हैं स्किन, इसमें से कोई भी जो स्किन की हमारी कवरिंग है इसको भेद के कोई भी अंदर कोई भी पार्टिकल एंटर नहीं कर सकता। कुछ ओपनिंग्स को छोड़ दिया जाए तो हमारी बॉडी पूरी तरह से प्रोटेक्ट की हुई है कि कहीं से भी कुछ फॉरेन मटेरियल अंदर ना जा पाए। ठीक है, हमारे जो नेसल कैविटी होती है, माउथ होता है, आइज़ होती है, सब ओपनिंग्स को छोड़ दिया जाए तो और देखिए बॉडी हर जगह से पूरी तरह से कवर है, तो कहीं से भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर नहीं जा पाएगा। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन तो हमारी स्किन की हो गई।
उसके बाद मान लीजिए किसी तरह से वो हमारी जो ओपनिंग्स हैं, नेचुरल ओपनिंग्स, उसके थ्रू अंदर चला भी गया, तो फिर से हमारी बॉडी के अंदर एक दूसरी बॉडी के अंदर जो एक तरह से कह सकते हैं कवरिंग है, वो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग पूरे हमारे गट में होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पूरी तरह से म्यूकस की कवरिंग होती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में होती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है, इसके अलावा पूरे नेज़ल चैम्बर में होती है, माउथ में है। ठीक है, तो ये सारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग है, ये भी क्या करती है, अपने में इंट्रैप कर लेती है। म्यूकस क्या होता है, एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जो पूरी बॉडी को इंटरनली कवर किए हुए है मेजर पोर्शन को। तो वो क्या होता है, वो चिपचिपा सा जो मटेरियल होता है वो अपने में माइक्रोब्स को चिपका लेता है। चिपका लेगा तो वो इधर उधर ट्रैवल नहीं कर पाएगा, वहाँ चिपकाने के बाद उसको किल कर दिया जाता है किसी भी तरह से। एक तो स्किन अंदर जाने नहीं देगी, स्किन को भेद करके अगर कोई जो हमारी नेचुरल ओपनिंग्स के थ्रू अंदर एंटर कर भी गया कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, माइक्रोब, बैक्टीरिया या कुछ भी, तो म्यूकस मेम्ब्रेन उसको पकड़ के वहीं पे ख़त्म कर देगी। तो ये हमारे एनाटॉमिकल बैरियर में दो तरह के बैरियर है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें किस तरह से ये हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद देखिए दूसरे होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जो हमारा दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजी से मतलब डिराइव एक वर्ड है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आता है टेम्परेचर और लो पीएच। आपने देखा होगा जब भी इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी का, जैसे हमारी कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें फीवर आने लग जाता है। ठीक है, तो ये फीवर कौन करता है, ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया घुस के अंदर फीवर कॉज कर रहा है। उस बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ कर देती है। वो फीवर जो आना हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, बॉडी टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ कर देती है कि जो बैक्टीरिया या वायरस के एंजाइम है वो नॉन फंक्शनल हो जाएं, किल हो जाए बैक्टीरिया, वो अपना सर्वाइव ना कर पाए। उस कंडीशन पूरी कोशिश की जाती है बॉडी के द्वारा कि किसी भी तरह से हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करें। तो वो क्या होता है, बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है। टेम्परेचर बढ़ने कैसे बढ़ता है ये हम पूरा आगे डिस्कस करेंगे जब इम्यूनोलॉजी के सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में देखेंगे इसको हम। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में पहला टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना है। टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में ही इंक्लूड है। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, बॉडी टेम्परेचर एंड फीवर रिस्पॉन्स इनहिबिट ग्रोथ ऑफ सम पैथोजेंस। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद लो पीएच। लो पीएच का मतलब क्या होता है, एसिडिटी, एसिडिक इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हमारे मान लीजिए कि गट में हमारा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर भी गया, म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं पकड़ पाया उसको, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग्स हैं, उस लाइनिंग्स में नहीं ट्रैप हो पाया, स्टमक में पहुंच गया। तो स्टमक का पीएच इतना कम होता है 1.5 से 2 के बीच में, कि इतने कम पीएच पे कोई भी एंजाइम जो बैक्टीरिया या वायरस का होगा वो पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हो पाएगा, वो एक तरह से डिग्रेड हो जाएगा और बैक्टीरिया वायरस वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। तो दो तरह के फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हुए, टेम्परेचर और लो पीएच। ठीक है, ये सब चीज़ें बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, लेकिन 100% इफ़िशिएंट नहीं हो पाता है कुछ भी। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ गया तो वहीं पे किल हो जाएगा कुछ जो भी फॉरेन सब्सटेंस है, लेकिन काफ़ी हद तक उसकी ग्रोथ को स्टॉप किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से लो पीएच में भी क्या होगा, एसिडिक सब्सटेंस है, वहाँ पे एसिडिटी इतनी ज़्यादा होगी कि वो बैक्टीरिया वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन 100% कोई भी जो सिस्टम है एफिशिएंट नहीं है कि पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, हमें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काफ़ी हद तक प्रिवेंट करते हैं, बस इस तरह से समझिए। ठीक है, हो सकता है किसी तरह से वो बैक्टीरिया वायरस किसी और जगह इन्फेक्ट कर जाए जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हैं, तब तो ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी। ये सब जो चीज़ें हैं काफ़ी हद तक, इसको हम कह सकते हैं 80 to 90% बचाती हैं हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, इसके बाद देखिए और सारे बैरियर्स भी डिस्कस करते हैं। फैगोसिटिक बैरियर, फैगोसिटिक बैरियर्स में क्या आते हैं, फैगोसिटिक सेल्स आती हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं फैगोसिटिक सेल्स क्या होती हैं, मैक्रोफेजेस हुए, न्यूट्रोफिल्स हुए, ये सब फैगोसिटिक सेल्स हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं, ये ब्लड में प्रेजेंट रहती हैं। ब्लड के कौन से टाइप्स होते हैं, ब्लड में 3 तरह की सेल्स होती हैं, सबको ही पता है कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स किस में आती हैं, वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स हैं ये। ठीक है, तो ये फैगोसिटिक बैरियर में जो फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल और फैगोसाइट्स, वो क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस, मतलब पूरी पहले तो ये अपना एक तरह से इस तरह से जाती हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है और यहाँ पे कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, तो इसको खाना है, तो ये क्या करेगी, पहले अपने बॉडी में थोड़ा शेप चेंज करेगी, कुछ इस तरह से अपना शेप बना लेगी।
ठीक है, जिससे ये बैक जो भी ये फॉरेन मटेरियल है इसको इनगल्फ कर सके। उसके बाद पूरी तरह से फिर इसको अंदर ले लेगी, अपनी बॉडी को बंद कर लेगी और उसके बाद यहाँ पे इसको किल कर देगी फैगोसाइटोसिस के, खा लेगी एक तरह से, इसको पूरी तरह से खा जाएगी। ठीक है, तो वही फैगोसाइटोसिस होता है। ठीक है, किसी पार्टिकल को इनगल्फ करके उसको किल कर देना फैगोसाइटोसिस कहलाता है। तो फैगोसिटिक बैरियर्स में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी हमारी? फैगोसिटिक सेल्स, जो कि कौन कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस एंड एनके सेल्स। ठीक है, एनके सेल्स को हम लोग कहते हैं नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, ये सारे के सारे WBC के टाइप्स हैं, इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स। अब क्या हुआ, मान लीजिए इतने बैरियर्स होने के बाद भी किसी और जगह से अगर माइक्रोब अंदर घुस जाता है, ठीक है, इतने सारे हमारे बैरियर्स हम जो अभी तक पढ़े उसके बावजूद भी इन्फेक्शन अगर हो गया और टिश्यू में इंजरी हो गई, कोई भी टिश्यू या हमारी सेल्स में इंजरी हो गई, तो क्या होता है, उस इंजरी के रिस्पॉन्स में वो टिश्यू क्या हो करता है, कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन करता है। ठीक है, जब भी कोई हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, जो बैरियर नहीं रोक पाया, हमारी बॉडी में के टिश्यू जो भी है वो इंजर्ड हो गए, तो एक हमारे इंजर्ड होने के बाद भी वो टिश्यू क्या करता है, काफ़ी हद तक देखिए अंत समय तक लड़ते हैं सब कुछ। हमारी बॉडी के जो भी सेल्स हैं अंत समय तक पूरी तरह से लड़ते हैं, जब तक हार ना मान जाए तब तक वो लड़ते रहते हैं। तो इन्फेक्शन होने के बाद भी क्या करता है, टिश्यू कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करता है, जैसे क्या सिक्रीट करता है, हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये क्या होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये सब रिलीज़ करने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में एक अलार्म टाइप का बजने लग जाता है। मान लीजिए कोई टिश्यू है, इसमें इंजरी हो गई है, पूरी तरीके से इंजर्ड टिश्यू हो गया है, इसके बाद ये कुछ केमिकल सिक्रीट करेगा तो बॉडी में अलार्म बजने लग जाएगा। अलार्म बजेगा तो उसके बगल में, इस टिश्यू के बगल में जो ब्लड वेसल्स बह रही होंगी, मतलब ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क होगा उसमें से क्या होगा, लीकेज होगा और वाइट ब्लड सेल्स यहाँ रिलीज़ होने लग जाएंगी। वाइट ब्लड सेल्स रिलीज़ होंगी, ये सब केमिकल सिंथेसिस वाइट ब्लड सेल्स को बुलाएगा कि अरे आओ आओ आओ, ये सेल, ये टिश्यू जो है वो डैमेज है, आओ हमारी हेल्प करो। तो यहाँ से निकल के सारी की सारी वाइट ब्लड सेल्स आने लग जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, एक तरह से ये इंटरसेल्युलर स्पेस में सारी की सारी फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाएगा, कि यहाँ से लीक होने लग जाएगा, ब्लड वेसल से सारी सब सेल्स अंदर आने लग जाएंगी। तो यहाँ इंटरसेल्युलर स्पेस का जो फ्लूइड पोर्शन है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे फ्लूइड पोर्शन बढ़ जाएगा तो वहाँ थोड़ी सी स्वेलिंग जैसी हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो गई, या हमारी बॉडी में कहीं कहीं जब हमें इन्फेक्शन होता है लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है। वो स्वेलिंग इस वजह से ही आती है क्योंकि जो हमारा टिश्यू इंजर्ड हुआ होता है वहाँ से कुछ ना कुछ केमिकल सिक्रीट किए जाते हैं। वो केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स अलार्म बजाने लग जाते हैं कि जितनी भी सेल्स हैं, फैगोसिटिक सेल्स या और भी जो सेल्स हैं, वो सब आएँ वहाँ पे और हमारी रक्षा करें, उस टिश्यू की रक्षा करें, उसको बचाएं। तो वो सब क्या होते हैं, वो सब रिक्रूट होने लग जाती हैं। यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड बढ़ जाता है, यहाँ पे फ्लूइड का पोर्शन बढ़ जाएगा तो स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स में आती हैं। इसमें जो लिखा है इसको मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ। द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन, जिसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, अकर्स व्हेन टिश्यू आर इंजर्ड बाय बैक्टीरिया, ट्रॉमा, टॉक्सिन्स, हीट और एनी अदर कॉज। अगर हम कोई भी टिश्यू बैक्टीरिया या किसी भी वजह से डैमेज होता है तो वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं। द डैमेज्ड सेल रिलीज केमिकल्स इंक्लूड हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। दीज केमिकल्स कॉज ब्लड वेसल्स टू लीक फ्लूइड इनटू द टिश्यू कॉजिंग स्वेलिंग। ठीक है, ये सब समझ में आ गया होगा कि 4 तरह के बैरियर्स होते हैं। पहला एनाटॉमिकल बैरियर था जिसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आ रहे थे। उसके बाद हमारे कौन से फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में हाई टेम्परेचर, लो पीएच टाइप की चीज़ें थी। फिर फैगोसिटिक बैरियर्स में फैगोसिटिक सेल्स थी। इन्फ्लेमेटरी बैरियर में क्या थे, इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स थे, जैसे हिस्टामिन। हिस्टामिन का नाम तो सबको याद हो जाएगा, एक नाम ही याद कर लीजिए, जिसको सारे नाम याद ना हो पाएँ। तो इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स में कुछ इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें अल्टीमेटली क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस को रिक्रूट करते हैं, वाइट ब्लड सेल को रिक्रूट करते हैं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई इन्नेट इम्यूनिटी के टाइप्स। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी में भी किस किस तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है ये आज हमने पढ़ लिया। इसके बाद की क्लासेस में हम एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी पे डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो किसी के पास तो वो पूछ सकता है। इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, ये नोट्स बहुत ही ईजी हैं, आपको याद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू।